हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अभी इस लेक्चर के अंदर अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी कैसे लॉस होगी वो अपन देखेंगे। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल है V1 और एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल है V2। चार्जेस होंगे दोनों के पास तभी तो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, विदाउट पोटेंशियल तो विदाउट चार्जेस तो पोटेंशियल जनरेट होगा नहीं। दोनों के पास चार्जेस होंगे तो क्या होगा कि मान लो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो टू चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो अपन क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, कनेक्शन होगा तो चार्ज फ्लो होगा। ये ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा। अब किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा भाई, जिसका पोटेंशियल ग्रेटर होगा उस पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। मीन जो चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है वो कहा जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाए। ठीक है, पोटेंशियल और चार्ज में ठीक वही रिलेशन है जो हीट और टेम्परेचर में है। 11th क्लास में हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर को स्टडी किया था। क्या पढ़ा था अपन ने कि हीट ट्रांसफर होती है कहाँ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। T1 अगर ग्रेटर है T2 से तो हीट विल गो फ्रॉम T1 टू T2। वही सेम रिलेशन है जो हाइट और फ्लो ऑफ वाटर में है। जिस ऑब्जेक्ट की हाइट ग्रेटर होगी वहां से फ्लो ऑफ वाटर किधर होगा, लोअर हाइट पे होगा। वाटर हमेशा कहा जाता है हायर हाइट टू लोअर हाइट। ठीक है, तो वही सेम रिलेशन किसमें है, पोटेंशियल और चार्ज में है। चार्ज का फ्लो हमेशा जब भी होगा वो तो कहाँ होगा, वो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मीन जब भी चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है तो कब तक जाएगा, हीट कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। वाटर कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों ही कंटेनर्स के अंदर वाटर की हाइट सेम नहीं हो जाए। ठीक है, लेवल सेम नहीं हो जाए। उसी तरह चार्ज भी कब तक ट्रांसफर होगा, चार्ज भी तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो ये जो सेम पोटेंशियल की वैल्यू होती है टू ऑब्जेक्ट्स पे, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज जाएगा तो क्या होगा कि किसी एक स्पेसिफिक चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा और उस टाइम जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को अपन बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। वो कॉमन पोटेंशियल सबसे पहले अपन को यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट आई एम हैविंग टू कंडक्टर्स, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। ठीक है, ये मेरे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं लेट, एक तो ये है और एक दूसरा ये है। ठीक है, दीज आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। इस कंडक्टर की कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है। इसको Q1 चार्ज दिया अपन ने C1 वाली कैपेसिटी के कंडक्टर को, और सेकेंड वाले को अपन ने Q2 चार्ज दिया। पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो इनिशियल कंडीशन है। इस कंडीशन में तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, इनिशियल कंडीशन हो गई है। ठीक है, विच इज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी तक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे नहीं गया, कोई कनेक्शन बीच में नहीं है। अब क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो अब क्या होगा कि देखो मान लो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं आपस में, ये मेरा फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, और यहाँ मेरा ये सेकंड कंडक्टर, सेकंड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, इन कंडक्टर्स को लेट आपस में कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी C2 थी, वो तो चेंज होगी ही नहीं। इसके पास चार्ज Q1 था इनिशियली, इसके पास Q2 था। मैंने लेट इनको किसी ये कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। लेट इसका जो पोटेंशियल था V1 का, दैट वाज ग्रेटर देन V2। अब अपन को पता है कि चार्ज ट्रांसफर होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इस वाले कंडक्टर से ये सेकेंड वाले कंडक्टर पे चार्ज गया होगा, जाने के बाद कितना हो गया मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे पता है चार्ज गया। कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो सेम हो जाएगा तब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो लेट वो सेम पोटेंशियल V होने के बाद जो चार्ज का फ्लो है वो रुक गया। सो दिस V पोटेंशियल विच इज सेम फॉर बोथ, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इस V होने के बाद, इस कॉमन पोटेंशियल के बाद जो चार्ज का फ्लो है वो 1 से 2 पे क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब क्या होगा कि देखो, अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं, बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन बात करूं, तो बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं टोटल चार्ज बताऊं आपको, टोटल चार्ज फाइंड करूं, टोटल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यही होना चाहिए ना। Q1 चार्ज इसके पास है, Q2 चार्ज इसके पास है, टोटल सिस्टम में कितना चार्ज हो गया, Q1 प्लस Q2। या फिर Q इक्वल टू होता है CV, तो Q1 को लिख सकता हूं मैं C1 V1, Q2 को लिख सकता हूं क्या, C2 V2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो सकता है था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई चार्ज का तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अपन ने किया है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं टोटल चार्ज फाइंड करूं क्या होगा, वही Q इक्वल टू, भाई देखो चार्जेस की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, ये C1 कैपेसिटी V पोटेंशियल, C2 कैपेसिटी V पोटेंशियल, तो Q इक्वल टू CV होता है। तो इसके लिए Q चार्ज क्या हो जाएगा, C1V फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए हो जाएगा C2V। तो Q ये तो था इनिशियल QI, ठीक है, और फाइनली कितना चार्ज रह गया QF, ये हो गया V C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस विल बी द फाइनल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहले चार्ज इतना था, बाद में चार्ज इतना हो गया, लेकिन भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज तो कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होता है इसका मतलब जितना चार्ज पहले था सिस्टम के अंदर उतना ही चार्ज अब बचेगा, कंजर्व होता है ना चार्ज। तो चार्ज का ओनली सिस्टम में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया, पर टोटल चार्ज कैसा रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। पता है अपन को, क्या पता है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम का टोटल चार्ज तो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, QI विल बी इक्वल टू QF। QI कितना है भाई देखना, C1V1 प्लस C2V2। QF कितना है देखना, V C1 प्लस C2। क्या फाइंड करना है मेरे को, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस विल बी द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V इक्वल टू C1V1 इज Q1, C2V2 इज Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। दिस विल ऑल्सो बी द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कितना चेंज आया पोटेंशियल में, फर्स्ट वाले के पोटेंशियल में चेंज डेल्टा V 1 कितना होगा भाई, V1 ग्रेटर होगा ना V से, तो V1 माइनस V। सेकेंड वाले में चेंज चाहिए तो V माइनस V2 निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकते हैं, चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है।
अब क्या हुआ कि भाई ये तो अपन ने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि देखो चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज इस कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, कोई वायर मैंने बीच में लगाया उसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो चार्ज के ट्रांसफर होने की प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लो ये चार्ज ट्रांसफर हुआ, इधर से जाएगा तो H_I²RT हीट की फॉर्म में भी हो सकता है भाई, एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, और भी किसी तरीके से एनर्जी का लॉस हो सकता है। तो वो एनर्जी का कितना लॉस हुआ वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। भाई चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें एनर्जी का लॉस मुझे फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि भाई लॉस निकालना है ना मेरे को। तो देखो इनिशियल कंडीशन ये थी, इसकी एनर्जी फाइंड कर लूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये कंडीशन बनी, इसकी एनर्जी फाइंड कर लूँ। लॉस हुआ है तो इसके कंपैरिजन में इस कंडीशन की एनर्जी स्मॉल हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी में से इस कंडीशन की एनर्जी माइनस कर दूँ तो आ सकता है मेरे को लॉस ऑफ एनर्जी। वही निकालना है मेरे को। निकालो, क्या होगा। पहले तो एनर्जी आप निकालें किसकी, बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी देखना, U से रिप्रेजेंट कर दो इनिशियल एनर्जी UI। हियर आर टू कंडक्टर्स। फर्स्ट वाले कंडक्टर की एनर्जी क्या फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ CV²। ठीक है, कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1, सो हाफ C1 V1² प्लस सेकेंड वाले के लिए हाफ C2 एंड V2²। इक्वेशन 5 यही होगा। ऐसे ही अगर मैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, मान लो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी UF विल बी, इस वाले की हाफ C1 और V पोटेंशियल है तो हाफ CV² फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ C1 V² प्लस सेकेंड वाले की कैपेसिटी C2 पोटेंशियल V है तो हाफ C2 V²। इक्वेशन नंबर 6। मेरे को क्या चाहिए, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, सो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U। लॉस का मतलब पहले ग्रेटर थी, बाद में स्मॉलर हो गई, UI माइनस UF निकाल सकता हूँ। सो डेल्टा U लॉस ऑफ एनर्जी UI कितना है, हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। में से माइनस करना है मुझे क्या, हाफ V² कॉमन ले लूँ, C1 और प्लस का क्या हो जाएगा C2। यही होगा, यही होगा ना। सो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया भाई, देखो इधर तो है, देखो हाफ तो कंप्लीट में से कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इधर है C1 V1², इधर बचेगा C2 V2²। ठीक है, माइनस का हाफ तो बाहर आ गया, इधर है V इज कॉमन पोटेंशियल, कितना है V, ये रहा V इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका क्या करना है मेरे को, स्क्वायर करना है। तो दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर, और इनटू में क्या है इसके C1 प्लस C2 है। ठीक है क्या भाई, C1 प्लस C2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा U क्या बचा, हाफ तो कॉमन है, C1 V1² प्लस C2 V2² माइनस का C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और अपॉन में बचेगा C1 प्लस C2। ठीक है, सॉल्व कर सकता हूँ इसको, सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा देखो, डेल्टा U विल बी व्हाट, हाफ तो कॉमन है कंप्लीट से, दिस इज C1 V1² प्लस C2 V2² माइनस का एलसीएम ले सकता हूँ क्या, C1 प्लस C2। अगर C1 प्लस C2 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कंप्लीट में से एलसीएम मैंने ले लिया कितना, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये एलसीएम लेना है मेरे को, तो ये हो जाएगा C1 V1²। ठीक है, इंटू C1 प्लस C2, ऐसे ही प्लस C2 V2² एंड C1 प्लस C2।
और माइनस में क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। सो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, देखो हाफ C1 प्लस C2, तो एलसीएम है अपना C1 प्लस C2। सॉल्व करना है इसको, C1V1 स्क्वायर का C1 से मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, प्लस इधर फिर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, तो C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर, और माइनस में आ गया क्या, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। सो डेल्टा यू क्या होगा, हाफ दिस इज C1V1 स्क्वायर प्लस इधर ये C2V2 स्क्वायर प्लस ये C1 C2V1 स्क्वायर, इधर से आएगा C1 C2V2 स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर C1V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा इधर, और माइनस का 2C1 C2V1 V2 और अपॉन में आ जाएगा क्या, C1 प्लस C2। सॉल्व कर लो इसको, क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखना, कैंसिल आउट हो रहा है C1V1 स्क्वायर माइनस का C1V1 स्क्वायर और माइनस का C2V2 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, डेल्टा U इक्वल टू हाफ एंड दिस इज C1 C2V1 स्क्वायर प्लस C1 C2V2 स्क्वायर एंड माइनस का 2C1 C2V1 V2 और अपॉन में क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा। सो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 C1 C2 C1 C2, सो ये हो गया C1 C2 अपॉन 2, नीचे बचेगा C1 प्लस C2, और क्या बच रहा है इधर देखो, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 बचेगा अंदर कॉमन लेने के बाद। सो डेल्टा U चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज a माइनस b का होल स्क्वायर। तो जो चेंज इन एनर्जी होगी, जो लॉस इन एनर्जी होगा, दैट विल बी डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जो एनर्जी का लॉस हुआ वो डेल्टा यू था। दिस इज कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी वाइल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल था, कैलकुलेशन है ओनली, उसको आप ध्यान से देख लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है, चार्ज भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्टेशनरी चार्ज, शील्डिंग मीन्स सेव करना। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई आप सेव कर रहे हो, किसको, किसी भी एरिया को फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। किसी भी एरिया को आप इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज से सेव कर रहे हो तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्या क्या एग्जांपल देखे अपन ने, देखो। अच्छा, किसी भी तरीके से करें अपन, चार्ज से सेव करें तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि कहीं पे भाई क्लाउड्स हो रहे हैं ना, क्लाउड्स हो रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है बड़ी तेज़ है ना, आप नीचे ग्राउंड पे खड़े हो। ठीक, ग्राउंड पे आप खड़े हो तो क्या होगा कि भाई आसपास मान लो कोई एक पेड़ है, पूरा बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, तो लाइटनिंग हो रही है तो लाइटनिंग तो नीचे आएगी।
ठीक। लाइटनिंग नीचे आएगी तो चार्ज क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ईजीएस्ट पाथ को फॉलो करता है, जहाँ मिनिमम रेजिस्टेंस होता है और जो शॉर्टेस्ट होता है। तो लाइटनिंग से अगर आपको बचना है, आपके ऊपर लाइटनिंग ना गिरे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप कभी भी सिंगल ट्री के नीचे जाके खड़े ना हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस पर बिजली गिरने की है, इस ट्री पर। इस ट्री के नीचे आप होंगे तो आप पर भी आएगा उसका इफेक्ट। तो उसकी जगह पे आप क्या करते हैं, उसकी जगह पे आप उस ग्राउंड में ही अपने नीज पर बैठ जाते हैं, उससे आप उस लाइटनिंग से बच सकते हैं। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही है। आप अपने आप को बचा रहे हैं किससे, चार्ज से, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कभी कभी क्या है, आप कहीं मान लो आप अपने स्कूल ही आते हो, ठीक है, किसी बैंक वगैरह में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि जो जनरेटर्स होते हैं ना बड़े बड़े, उन जनरेटर्स को जो केज होते हैं ना, लोहे के केज, ऐसे केज से ऐसे कवर करके रखते हैं, ये आयरन केजेस से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आयरन, आपने देखा होगा कि उनके ऊपर ऐसे आयरन केज लगा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे कवर करके रखते हैं उनको। क्यों कवर करके रखते हैं भाई उनको ऐसे? इसलिए रखते हैं क्योंकि अंदर है जनरेटर, चार्ज जनरेट कर रहा है, चार्ज जनरेट कर रहा है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर कलेक्ट हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज कलेक्ट हुआ है वो उस आयरन केज से होता हुआ कहाँ चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। उस आयरन केज को ग्राउंड करके रखते हैं और उससे आप सेफ रहते हो चार्ज के थ्रू। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ही एग्जाम्पल है। तो आप किसी भी तरीके से चार्ज से या चार्ज के इफेक्ट से खुद को सेफ करो, बचाओ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है भाई। सो दिस इज योर कैपेसिटर। कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो आगे के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।